नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ज्योग्राफी बाय डॉक्टर प्रेम में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन को लेकर के आए हैं, जो कि आगामी परीक्षा विशेषकर टीजीटी, पीजीटी, नेट जीआरएफ तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सीधे प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहले प्रश्न को देखते हैं हम। पहला प्रश्न दिया गया है, एकाकी राज्य संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। एकाकी राज्य संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? आइसोलेटेड स्टेट जिसे कहा जाता है, इसका विटलसी महोदय हैं, बी है वेबर है, सी है वान थुइनेन और डी स्मिथ है। तो एकाकी प्रदेश की संकल्पना जो है वान थुइनेन महोदय द्वारा दिया गया है, जबकि वेबर औद्योगिक और स्थिति संबंधी सिद्धांत दिए हैं। हिटलसी कृषि के स्थानीयकरण का सिद्धांत दिए हैं और स्मिथ महोदय ने जो है इसमें इन्होंने एकाकी प्रदेश की संकल्पना का प्रतिपादन नहीं किया है। अगले प्रश्न को हम हल करते हैं। वान थुइनेन ने कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत में केंद्रीय नगर से बढ़ती दूरी के साथ जलावन लकड़ी का उत्पादन होता है किस पेटी में होता है? इसका तात्पर्य है प्रथम वलय में, द्वितीय वलय में, तृतीय वलय में, कस्टम वलय। तो इसमें जो दिया गया है सही उत्तर द्वितीय वलय में होता है। प्रथम वलय में साग सब्जी तथा दूध का उत्पादन होता है, द्वितीय में जलावन लकड़ी का होता है, तृतीय वलय में जो है कृषि का होता है, गहन कृषि का होता है और कस्टम में पशुपालन चारागाह की स्थिति पशुपालन का काम होता है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, कृषि भूमि उपयोग का वान थुइनेन मॉडल दिया गया किस सन में दिया गया है? तो लिखा है 1720 में, 1826 में, पुनः 1856 में और 1909 में। तो इसका सही उत्तर होता है 1826। इसको नोट कर लें आप लोग। कृषि भूमि उपयोग का वान थुइनेन मॉडल 1826 में प्रस्तुत किया गया। अगला नंबर, औद्योगिक अवस्थितिक सिद्धांत में अवस्थितिक त्रिभुज का प्रयोग किसने किया? वान थुइनेन ने, स्मिथ ने, वेबर ने, हूबर ने। तो इसका सही उत्तर है वेबर महोदय ने औद्योगिक अवस्थितिक सिद्धांत में त्रिभुज का प्रयोग किया था, जिसमें कच्चे माल दो कच्चे माल सामग्री R1 R2 तथा एक बाजार की स्थिति में उद्योग को स्थानीयकरण के लिए इन्होंने इसका प्रयोग किया है। आइसोडार्पिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका कृषि प्रदेश के सीमांकन में, प्रदेश के विभाजन में, जलवायु कटिबंधों के विभाजन में, औद्योगिक स्थानीयकरण में। तो इसका सबसे सही उत्तर है औद्योगिक स्थानीयकरण में, डी उत्तर सही है। आइसोडार्पिन जो होता है परिवहन बिंदु को निर्धारित करता है। किस वर्ष वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत प्रतिपादन किया? तो इसका है 1909 में, 1920, 1921, 1923। सही उत्तर इसका 1909 है। वेबर के सिद्धांत में परिवहन लागत समानुपाती होता है। दूरी के भार के खराब नष्ट होने की प्रवृत्ति उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है प्रश्न कुछ थोड़ा सा डाउट है, इसमें दूरी और भार के अनुपात में होता है, यानी ये अभी दोनों सही होना चाहिए, जबकि इसका कोई विकल्प सही नहीं है। आर्थिक भूगोल में आइसोटिक्स एवं आइसोडार्पिन संबंधित है। आइसोस्टेटिक्स तथा आइसोडार्पिन जो है वस्तु विनिमय व्यापार, खुदरा व्यापार, परिवहन लागत, उपयोग में से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है। सूची एक सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो बाजार सिद्धांत किसका है? बाजार सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया है K3 का है। यातायात सिद्धांत K4 का है और प्रशासनिक 7 का है। तो इसका सही मिलान हो जाएगा
सी उत्तर सही है। दो सिद्धांत जिस पर केंद्र स्थल सिद्धांत आधारित है। पहला वस्तु का परास, दूसरा देहली सीमा, सीमांत प्रभाव, कार्यात्मक प्रभाव। तो इसमें से पहला और दूसरा सही है, वस्तु का परास, और दूसरा है देहली सीमा, थ्रेशोल्ड लिमिट। पैराक्स ने वृद्धि ध्रुव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किस सन में? 1955 में इन्होंने दिया था। अगले प्रश्न पर है, वेबर का सामग्री सूचकांक को परिभाषित किया गया है। ये प्रश्न स्थानीयकृत सकल सामग्री का वजन, तैयार माल का वजन, श्रम लागत, तैयार माल का वजन, उत्पादन का वजन, श्रम लागत, सामग्री का, स्थानीयकृत सकल सामग्री का वजन बटे तैयार माल का वजन, ये इसका उत्तर ये सही है। पैराक्स की वृद्धि ध्रुव सिद्धांत की अवधारणा आधारित है, आर्थिक प्रवास पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान की उच्चतम सीमा एवं उच्चतम परास का केंद्र स्थल कार्य है? ये पोस्ट ऑफिस का, गैस स्टेशन का, आइसक्रीम की दुकान का, कैंसर उपचार का केंद्र। निम्नलिखित में किस स्थान की उच्चतम सीमा एवं उच्चतम परास केंद्रीय स्थल कार्य है? तो इसका सही उत्तर ये हो जाए कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर। 15वां है, निम्न में से कौन केंद्र स्थल सिद्धांत की मान्यता नहीं है? केंद्र स्थल सिद्धांत क्रिस्टालर महोदय द्वारा दिया गया है। इसमें पहला है, कोई स्थलाकृति या अवरोध उपस्थित ना हो, देहली सीमा हो, जनसंख्या का समान वितरण हो, ये सब तीनों सही है। जबकि डी, मानव कभी भी अपने निकटतम वस्तु से वस्तु क्रय नहीं करेगा, तो ये उत्तर सही हो जाता है। अगला नंबर है, रोस्टो की किस प्रकार के प्राथमिक कृषि उत्पाद सम्मिलित है? परंपरागत समाज, स्वयं स्फूर्त की पूर्वावस्था, स्वयं स्फूर्त की अवस्था, कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर ये हो जाता है, परंपरागत समाज माना जाएगा। अगला नंबर है, रोस्टो के आर्थिक विकास के चरणों में निम्नलिखित में कौन सा स्वयं स्फूर्त चरण का घटक नहीं है? तो पहला है शहरीकरण में वृद्धि, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र का विस्तार, और सी है तकनीकी अवसर और सामाजिक बुनियादी ढांचे में निवेश। जिसका उत्तर सही डी हो जाता है। रोस्टो के आर्थिक विकास के चरण में को छोड़कर निम्नलिखित सभी शामिल है। कौन से चरण हैं जो शामिल नहीं है? स्वयं स्फूर्ति अवस्था, परंपरागत समाज, परिपक्वता की अवस्था, उत्तर आधुनिक समाज। तो इसमें उत्तर आधुनिक समाज नहीं है। टेक ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ड्राइंग ऑफ मैच्योरिटी, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी को रोस्टो ने अपने विकास के आर्थिक मॉडल में नहीं सम्मिलित किया है। रोस्टो के विकास के चरण के कितने चरण हैं? विकास के कितने चरण हैं? तो इसके 5 चरण माने गए हैं। और रोस्टो के विकास के चरणों में दूसरे चरण में मुख्य रूप से कौन सा शामिल है? पहला है प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों का पूर्णतः परित्याग, दूसरा लचीली और श्रेष्ठ समाज की ओर अग्रसर, सी है बाहरी निवेश और प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन, डी है बड़े पैमाने पर निर्माण और प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं का निरंतरता। तो डी हो जाएगा बड़े पैमाने पर निर्माण और प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों की निरंतरता, इसको सही उत्तर माना जाएगा। अगला नंबर है 21 नंबर, कई पर्यावरणविद रोस्टो के विकास के चरणों के मॉडल की आलोचना क्यों करते हैं? क्या कारण है रोस्टो के विकास के? तो इसमें रोस्टो नवीकरणीय संसाधन के प्रभाव की उपेक्षा करते हैं, रोस्टो जलवायु परिवर्तन के महत्व को नज़रअंदाज करते हैं, रोस्टो संसाधनों के बृहद उपयोग के साथ विकास की सामग्री मानते हैं। तो उपयुक्त सभी है जो आलोचना के कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न, क्रिस्टालर के केंद्रीयता की अवधारणा आधारित है, किस पर आधारित है? न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत, वस्तुओं का प्रयास, पदानुक्रम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा, कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न का प्रश्न उत्तर है,
निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक भूगोलवेत्ता द्वारा इस रोस्टो के विकास के चरणों के मॉडलों का सर्वाधिक प्रभावी आलोचना करता है? यह सांस्कृतिक और राजनीतिक मतभेद पर विचार करने के बजाय आर्थिक मतभेद पर अधिक जोर देता है। यह दूसरों की तरह यह दूरसंचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था के वर्तमान एकीकरण पर विचार नहीं करता है। यह मानता है कि पश्चिमी अर्थव्यवस्था के अनुभव को सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है। उपयुक्त सभी, तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी है। सतत विकास की अवधारणा प्रथमतः कहाँ से ली गई है? इसको वैश्विक विकास रिपोर्ट से, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट से, रियो पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट से, या मानव विकास रिपोर्ट से। तो इसका सही उत्तर है ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट भी सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक गहन श्रम उद्योग वहाँ है जहाँ कठिन मानव श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। बी विकल्प है, श्रमिकों को पर्याप्त पारिश्रमिक दिया जाता है। सी है, अधिक श्रमिक रखे जाते हैं। डी है, श्रमिकों को सुविधा उपलब्ध होती। सही उत्तर है अधिक श्रमिक रखे जाते हैं, वहाँ पर गहन श्रम उद्योग होता है। सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 121वीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सतत विकास लक्ष्य प्रथा वैश्विक विचार मंच क्लब ऑफ रोम द्वारा 1972 में प्रस्तुत किया गया। दूसरा, सतत विकास लक्ष्य को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऊपरी में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 1 और 2 दोनों सही है इसमें। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब आयातित उत्पाद निर्यात किए गए माल से अधिक होता है? क्या होता है जब आयातित उत्पाद निर्यात किए गए माल से अधिक होता है? तो व्यापारिक घाटा होता है, तो आप जानना है। अगला प्रश्न है, निर्यातकों एवं आयातकों के संबंध में आधारित रणनीति क्या कहलाती है? व्यापारिक नीति कहलाती है। तीसरा प्रश्न है, दो राष्ट्रों के मध्य व्यापार फलदायी हो सकता है यदि उत्पाद के मूल्यों का अनुपात हो असमान। इसका उत्तर हो जाएगा समान, ऋणात्मक, अनिश्चित और असमान। तो इसमें असमान होगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? कोलंबो, काठमांडू, इक्का, ढाका, नई दिल्ली। तो इसका सार्क का जो है काठमांडू में है। सार्क का गठन 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। 33वां प्रश्न, 2010 और 20 का सार्क दशक था अंतर क्षेत्रीय जुड़ाव या समागम। सार्क सम्मेलन रद्द किया गया जो 15 से 29 नवंबर 2016 का इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित होना प्रस्तावित था। 19वां उसको है, किस वर्ष सार्क कानून आयोग का सूत्रपात हुआ? तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, 21 मार्च 1999 को हुआ था। अगला प्रश्न, सार्क कानून को किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर है जी है 1994 दिया गया, जबकि 1900 में स्थापित किया गया था। अभियान की अवस्थापना कब हुई? आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में की। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है इसका। आसियान सम्मेलन आयोजित हुआ बाली में, सबसे पहले बाली में हुआ था। और लास्ट 40वां क्वेश्चन है, केंद्र स्थल सिद्धांत में किस सिद्धांत को केथरी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो ये बाजार का सिद्धांत है केथरी। इसका पहले भी एक कुछ प्रश्न का उत्तर दिया गया है मिलान के रूप में जो आया था। तो मित्रों आप सभी देखिए, ये 40 प्रश्न जो MA स्तर के विद्यार्थियों के लिए है तथा TGT PGT और नेट JRF के लिए भी महत्वपूर्ण है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो आप लोग के लिए लेकर आए हैं, आप सभी नोट्स को नोट कर लें जिससे आप सभी को लाभ करें। किसी प्रकार का डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके हमें बताने का प्रयास करें। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो अपना लाइक कर दीजिए तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।
सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर के आते रहेंगे जो आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो मित्रों, आप जल्दी से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।